12वीं की परीक्षा पूरा भविष्य निर्धारित करती है। केवल एक साल की परीक्षा नहीं, पूरा जीवन निर्भर करेगा इस पे। ये अभिव्यक्ति माध्यम 8 नंबर का आता है। हिंदी में इसको छोड़ा मतलब 8 नंबर गए। बातें तो कठिन है लेकिन समझना पड़ेगा, समझोगे तभी जाकर समझ में आएगा। तो हेलो मेरे राजस्थान के रणबांकुरों, 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अरिविहान के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? हिंदी समझ में आ रही है? आप सभी ने इतना सारा प्यार लुटाया कि राजस्थान में हमारा अरिविहान प्लेटफॉर्म का इतना अच्छे से स्वागत किया कि भैया हम तो आप लोगों से बहुत खुश हैं। और इतने खुश है कि हमारे इतने पढ़ने वाले बच्चे है ना, कि हमने एक वीडियो डाली तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर और पढ़ाओ, सर और पढ़ाओ, सर और भी वीडियो लेकर के आओ। तो बच्चों, आप सभी की इन्हीं सारी डिमांड्स को देखते हुए हम एक एक करके बहुत सारे वीडियोस भी ला रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत ही अच्छा तोहफा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और बच्चों, ये तोहफा है क्या? जब आप अरिविहान से पढ़ करके पूरे राजस्थान बोर्ड में टॉप करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, तब जा करके आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। और हो सकता है कि वो एक लैपटॉप हो सकता है कि वो मोबाइल फोन हो, या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट मिले एक साथ। तो आप सबको कैसे मिलेगा? आप सबको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप सबको पढ़ाई करना है, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करना है। आप बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई आपको ऐसे करना है, पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज आपको करना है कि आप इस कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म की एक लिंक है, आप उसमें जो जो जानकारियां हैं आप वो भर दीजिए। जैसे ही आप वो सारी चीजें कर देंगे, उसके बाद आप 12वीं पास होंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आपको मिलेगा तोहफा, गिफ्ट और बहुत सारे सरप्राइजेस। ठीक है ना? समझ में आ गया क्या करना? फिर से बता रहा हूं, देख लेना। आपको करना है सबसे पहले टॉप, ठीक है? हाँ सर, वो तो हम करेंगे क्योंकि हम जैसे सर पढ़ा रहे हैं, आप जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप टॉप क्यों नहीं करोगे? आप बिल्कुल टॉप करोगे। और टॉप करने के साथ साथ आपको एक और चीज करना है, आपको गूगल फॉर्म भर देना है। गूगल फॉर्म आपको भर देना है। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे, जबके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। मिलेगा क्या? है ना? टॉप तो कर लेंगे सर, ये भी कर लेंगे सर। मिलेगा क्या? मिलेगा आपको लैपटॉप। ठीक? क्या है कि बच्चे को मिलेगा? नहीं, बहुत सारे बच्चों को मिल सकता है। ठीक है? तो एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको लैपटॉप मिले, किसी को कोई दूसरा सरप्राइज भी मिल सकता है। लैपटॉप और अदर गिफ्ट, और भी बहुत सारे गिफ्ट आपके लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चों। बस इंतजार की घड़ी केवल और केवल इस समय की है। और समय ये है भैया कि पढ़ाई कर लो, पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को हमें छूना है, जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना है। महाराणा प्रताप की धरती है ये, है ना? महारावल की धरती है ये। और इस धरती पर रह करके हम इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। पर शुरुआत होगी आपके 12वीं की रिजल्ट से। 12वीं का रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है। किसी भी तरह की समस्या होगी तो अरिविहान आप लोगों के साथ खड़ा ही है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो चलिए आज के इस लेक्चर को भैया चालू कर देते हैं, है ना? आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या है। ठीक है, ये भी जरूरी था, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था, तो मुझे लगा बताना चाहिए। अब पढ़ाई भी कर लेते हैं, है ना? क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे? पढ़ाई करने के द्वारा। तो देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर अभिव्यक्ति माध्यम करा दीजिए। सर यही समझ में नहीं आ रहा, ये विभिन्न माध्यमों में लेखन क्या होता है? सर ये समझ में नहीं आ रहा। सर ये विशेष लेखन तो विशेष कुछ है ही नहीं उसमें। टेंशन करने की जरूरत नहीं। ये रहा अभिव्यक्ति माध्यम, और आज इसी की रणनीति को हम समझेंगे कि अभिव्यक्ति माध्यम की रणनीति क्या होगी। क्या होगी? यही रणनीति होगी। देख लीजिए रणनीति को। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 3 टॉपिक है आपके, है ना? वैसे तो जो एनसीईआरटी है उसने तो 6 टॉपिक डिसाइड करे हुए हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने 3 ही टॉपिक को आपके अभिव्यक्ति माध्यम के सिलेबस में रखा है। वो भी हिंदी अनिवार्य की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल हिंदी की बात नहीं कर रहा, हिंदी लिटरेचर की बात नहीं कर रहा। हिंदी अनिवार्य में ये 3 टॉपिकों को रखा है, तो इसकी बात कर रहे हैं।
कौन कौन से हैं? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझो प्रश्न कितने आ रहे हैं यहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, एक आ रहा है लघु उत्तरी का प्रश्न जो कि 2 नंबर का पूछेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये यूनिट आप ये जो चैप्टर है आपका 4 नंबर का है। समझ में आ गया? आगे समझो विशेष लेखन। विशेष लेखन क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है। एक लघु उत्तरी का प्रश्न आएगा 2 नंबर का, टोटल कितने हो गए 2। साथ ही साथ कहानी का नाट्य रूपांतरण और रेडियो नाटक, ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों से मिलाकर के एक लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। और इस तरह से 2 नंबर का ये हो गया। कुल मिलाकर के आपके अभिव्यक्ति माध्यम से कितने नंबर बन रहे हैं, 4 5 6 7 8, यानी कि पूरे की पूरे 8 नंबर आ रहे हैं अभिव्यक्ति माध्यम से। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो हमारे 80 में से 8 नंबर सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। तो टॉप कैसे करेंगे फिर? समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए प्रवीण सर बैठे, अभी समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो आपके पहले यूनिट है, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझो कि ये विभिन्न माध्यम क्या है ना। यही तो समझ में नहीं आता विभिन्न माध्यम क्या है। तो ये जो विभिन्न माध्यम है ना, विभिन्न माध्यम का मतलब है कि पत्रकारीय माध्यम। कौन से माध्यम है? पत्रकारीय माध्यम है। एक सेकेंड, है ना, पत्रकारीय माध्यम है, इतना समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? पत्रकारीय माध्यम। अब पत्रकारी माध्यम है तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप न्यूज सुनते हो या न्यूज पढ़ते हो या न्यूज को किसी भी तरह से जानते हो? तो वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जैसे आपको न्यूज पता चले, है ना। देखिए 2-4 मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम न्यूज को पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ये हो गया। अब अखबार पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, यानी अखबार लिखा जाता है, तो ये लेखन वाला हो गया, ठीक है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है ना, तो अखबार में कैसे लेखन लिखा जाता है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पत्रकारिता। दूसरा हो गया आपका रेडियो। रेडियो पर हम सुन सकते हैं, कोई भी खबर होती है तो हम रेडियो पर सुनते हैं। तीसरा आपके कौन सा हो गया, टेलीविजन, टीवी। टीवी देखते हो ना आप, वही तीसरा माध्यम है। और चौथा माध्यम है आपका, मैं इधर लिख देता हूं, इंटरनेट। तो ये कुल मिलाकर ये चारों की चारों माध्यम है। तो इन चारों माध्यमों में लेखन क्या होता है, वही आपका परीक्षा में पूछने वाला आपसे जानना चाहता है कि पत्रकारिता में कैसे लिखा जाता है, रेडियो में कैसे लिखा जाता है, टेलीविजन में कैसे लिखा जाता है और इंटरनेट पर कैसे लिखा जाता है। तो इन विभिन्न क्षेत्रों के जो लेखन है वही हमें पढ़ना है। आ गया समझ में? तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इन चारों चीजों को, इन चारों माध्यमों को एक दूसरी भाषा में जनसंचार भी कहते हैं। जनसंचार क्यों कहते हैं? जनसंचार इसलिए कहते हैं कि इससे क्या होता है कि कई सारे लोग एक साथ संचार कर पाए। संचार मतलब बातचीत करना, अपने बातों को, अपने विचारों को एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सके। मैं आपको कहूं कि अच्छा एक काम करो गुड्डू, बोलोगे क्या सर? एक काम करो कि आपकी बात सब लोगों तक एक साथ पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे? कैसे पहुंचेगी? या तो आप अपना कुछ पत्र वत्र लिख के प्रिंटिंग प्रेस ला करके छाप करके बंटवाओ तो आपकी बात पहुंच जाएगी, ठीक है। या फिर आज के जमाने में आप हो तो क्या करोगे, अपनी वीडियो बनाओगे, ठीक है भैया, वीडियो बनाएंगे। टेलीविजन पे जाओगे, टेलीविजन पे जा सकते हैं, रेडियो का प्रसारण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, पत्रकारिता हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से कई सारे लोगों तक एक साथ संचार किया जा सकता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जनसंचार कहा जाता है। परिभाषा समझो, संचार का वह रूप जो एक साथ अनगिनत लोगों तक, कोई लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनगिनत लोगों तक जाएगा, तो इसलिए इसे जनसंचार कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सफल हो पाता है ना। आप सोचो कि सर चिट्ठी लिख दे, तो चिट्ठी लिखोगे तो एक तक जाएगी ना, फिर दूसरे को लिखने के लिए फिर से लिखनी पड़ेगी, फिर तीसरे के लिए फिर से लिखनी पड़ेगी। तो कितना, क्या यही काम है क्या, चिट्ठी लिखते रहेंगे, है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपनाना पड़ेगा, मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा
और फटाफट चुटकियों में काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ऐसा होगा। दूसरे शब्दों में यांत्रिक माध्यम के जरिए विशाल जनसमूह संवाद बनाए रखना जनसंचार है। उदाहरण म्यूजिक शो, नेता का भाषण, ये सब जनसंचार कहलाता है। देख लो, पत्रकारिता देख लो, पत्र अखबार देख सकते हैं आप, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, ये सब क्या है, और साथ ही साथ रेडियो भी आपको दिख रहा है। ये सब के सब जनसंचार माध्यम है। समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं आपके बहुत जरूरी प्रश्न। प्रश्न आया हुआ है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। खाली नाम लिखना है, कुछ नहीं करना। सूचनाओं और विचारों को बड़े स्तर पर आदान प्रदान को जनसंचार कहते हैं। ये मैं पिछली परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से बता दी है। ठीक है, इसके 4 प्रमुख माध्यम है। कौन से हैं? प्रिंट मीडिया, इसे हम मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं, अखबार या पत्रिकाएं होती है इसमें। ठीक है, तो क्या कहते हैं? मुद्रित माध्यम। दूसरा आपका हो गया रेडियो, रेडियो को हम सुनते हैं। तीसरा हो गया टेलीविजन, और चौथा हो गया इंटरनेट। इस तरह से ये 4 प्रमुख जनसंचार माध्यम है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं बताइए। प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं ये बताना है, तो विशेषताएं बता देना है। प्रिंट माध्यम में अगर कोई सामग्री प्रिंट होगी तो कभी डिलीट नहीं होगी, है ना, उसको कभी भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, हमेशा रहेगी। आज से 100 साल बाद भी प्रिंटेड सामग्री रहेगी, बिल्कुल रहेगी। प्रिंट माध्यम द्वारा मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सहेजा जा सकता है, लंबे समय तक हम उसे रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट माध्यम के विकास, भाषा के क्षेत्र में लिखित भाषा का विस्तार हुआ। जैसे ही प्रिंट भाषा के विकास से, प्रिंट माध्यम के विकास से भाषा के क्षेत्र में लिखित भाषा का विकास कैसे हुआ? क्योंकि पहले जो भाषा थी ना वो बोली जाती थी, लेखन का इतना काम नहीं पड़ता था। फिर प्रिंट मीडिया आया तो कितना लेखन का काम हुआ, लोग लिखने लगे, लोग पढ़ने लगे। इस तरह से प्रिंट मीडिया के माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार हुआ। प्रिंट माध्यम द्वारा मुद्रित सामग्री चिंतन, विचार, विश्लेषण में उपयोगी होती है। यानी कि आप जब प्रिंट माध्यम में कोई सामग्री पढ़ते हैं तो आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए टीवी पर अगर कोई खबर आई है तो क्या आप उसे बार बार देख सकते हैं? नहीं, वो अपने फिक्स टाइम पर आती है, चली जाती है, और हर नए टाइम पर कोई दूसरी खबर आ रही होती है। रेडियो में भी वैसा नहीं है। तो प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप उसका चिंतन कर सकते हो, उस विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया, फिर कुछ विचार आया तो फिर वही चीज जाकर पढ़ी। आपके नोट्स भी वैसे ही है ना, आप बार बार रिवाइज करते हो ना, उससे क्या होता है, आपको याद होता है। तो ये सब किसका कमाल है? प्रिंट मीडिया का कमाल है। ठीक, इसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ मतलब रेफरेंस, कहाँ लिखा है तो अच्छा वहां जाके उस किताब में इस पेज नंबर पर देख लेना, ये लिखा है। ठीक है, रामायण के इस किताब में, रामायण जो रामचरितमानस लिखी है, इसमें सुंदरकांड का 8वां दोहा ये कह रहा है, जाके पढ़ लेना। इस तरह से रेफरेंस दिए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया में संभव है, आराम से धीरे धीरे अनेक बार पढ़ सकते हैं, ये भी एक बात है। ठीक है, इतना समझ आ गया? आगे देखते हैं, प्रिंट माध्यम की सीमाएं, क्या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? क्या ऐसा कोई काम है जो प्रिंट मीडिया नहीं कर सकती? बिल्कुल है। क्या है? यह निरक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है ना। कुछ लोग जो अक्षर ज्ञान नहीं होता है उनके लिए प्रिंट मीडिया, यानी कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी खास किताब और एक आम कागज में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखता। पोहे लेकर के खा जाते हैं उस पे, ठीक है, कचौड़ी रख करके खा जाते हैं। तो इस तरह से निरक्षरों के लिए यह किसी भी चीज को मतलब कोई वैल्यू नहीं है, समझेंगे नहीं तो फिर वैल्यू कैसे होगी, उपयोगी कैसे होगी। प्रिंट माध्यम रेडियो टीवी की तरह घटनाओं का लाइव प्रसारण नहीं कर सकते, है ना। आज अगर घटना होगी तो कल सुबह आकर के हमें अखबार में दिखेगी कि अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन टीवी मीडिया वाले, रेडियो वाले क्या करते हैं, अपने आप फटाफट दिखा देते हैं। प्रिंट माध्यमों में लेखकों को शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई बार महत्वपूर्ण सामग्री सीमित शब्दों के कारण प्रभावी नहीं हो पाती। प्रिंट माध्यम छपने के बाद स्थायी हो जाता है, इसलिए इसमें कोई गलती आप नहीं ढूंढ सकते, अशुद्धि शोधन नहीं हो सकता। तो अगर गलतियां कर दी तो वो हमेशा रहेगी, फिर अगले एडिशन में सुधारना। ठीक है, आगे समझते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगला प्रश्न है ना। अब एक बात समझो, आपने प्रिंट मीडिया क्या होता है समझ लिया, इसकी विशेषता समझ ली, इसकी सीमाएं समझ ली, तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे आपकी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, तो गलतियां कम से कम करो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी लिखो सही ढंग से लिखो, समझ करके लिखो, पहले खुद ज्ञान अर्जन कर लो उसके बाद लिखो, क्योंकि फिर बाद में डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हमेशा रहेगा। इस तरह की सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। शुद्धता का ध्यान रखना है, अनुशासन रखना है, यानी कि समय सीमा और जो जगह है उसी का पालन करना पड़ेगा। समय सीमा क्या, समय सीमा नहीं, शब्द सीमा। ठीक है, शब्द सीमा, क्योंकि फिक्स कह दिया है कि आपको ये उत्तर जो आपके मान लीजिए परीक्षा में लिखते हैं, है ना, और ये प्रश्न आ जाता है कि मुद्रित माध्यमों में लिखने के लिए
क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं, और आप लिखते हैं और आपने इतनी बातें लिख दी कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आपने 5000 पेज लिख दिए 3 घंटे में बैठ के। तो क्या परीक्षा चेक करके आपको पास कर देगा? नहीं, वो चेक करके है या तो काट देगा या 2 नंबर दे देगा और आपको 2 नंबर आ जाएँगे। इतना करेगा ना? तो क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें? शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा, समय सीमा का परीक्षा में ध्यान रखना पड़ता है। आवंटित जगह का पालन करें, उसने कहा इतनी जगह में ही लिखना है तो इतनी जगह में ही लिखना पड़ता है। अखबार की भाषा में समझो तो अखबार में जो पेपर में आता है ना, तो उसे जगह मिल जाती है कि भैया इस जगह पर आप अपना एड लगा सकते हो, इस जगह पर आप कुछ लिख सकते हो, तो उन्हें वहीं लिखना पड़ता है। ये पूरी की पूरी कहानी है। स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए। त्रुटि सुधार का कोई चेक करना अनिवार्य है पहले से ही, क्योंकि बाद में त्रुटि सुधार नहीं हो सकता। अगला समझते हैं, रेडियो माध्यम में पत्रकारिता। पहला क्या समझा? प्रिंट माध्यम में पत्रकारिता। अब रेडियो माध्यम में पत्रकारिता समझ लेते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो इसमें क्या निरक्षर लोग इसको सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, निरक्षर लोग भी रेडियो को सुन सकते हैं क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। यह एक रेखीय संचार है, हाँ बिल्कुल है। रेडियो माध्यम में शैली अनौपचारिक और संवाद प्रदान होती है। अनौपचारिक मतलब ये कि हम जैसे आपस में बात करते हैं ना, उस शैली में बात की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहते हैं? रेडियो की शैली आमतौर पर उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी आप ये समझो कि उल्टा पिरामिड शैली रेडियो की शैली होती है ना? टीवी की भी शैली यही है, इंटरनेट की भी शैली यही है और प्रिंट माध्यम की भी शैली यही है। कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली को मैं अभी आगे इसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं से सीधे जुड़ना है, जैसे कि वे किसी दोस्त या परिचित से बात कर रहा हो। जब कोई सुने तो उसे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरा दोस्त ही बात कर रहा है, ठीक है? रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में हुआ। किसने किया? जी मार्कोनी ने किया। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। भारत ने रेडियो में संगीत कार्यक्रम सबसे पहले 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई से प्रसारित किया गया। ये आपका एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह के वन लाइनर फैक्ट ही ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। रेडियो माध्यम की विशेषताएं क्या है? रेडियो माध्यम में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां भेजी जा सकती है। क्या केवल इंसान ही बोलता है या छुक 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 ट्रेन की, कौवे की, बिल्ली की, किसी की ध्वनि भेजा सकते हैं? किसी की भी ध्वनि वॉइस होना चाहिए, है ना? तो कहीं भी कोई भी वॉइस आप भेज सकते हैं, कोई भी ध्वनि भेज सकते हैं। ध्वनि संकेतों का सबसे पहला माध्यम रेडियो माध्यम है, क्योंकि जब रेडियो का आविष्कार हो तो लोगों को लगा बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो क्योंकि पहले क्या है, लिख के भेज रहे थे, है ना? अब तो क्या अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई? बिल्कुल बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इसीलिए इसी बहुत बड़ी चीज को रेडियो ने माना। इसके बाद फिर टीवी आ गया, तो अच्छा आप दिख भी सकते हैं क्या सामने जा करके? हाँ दिख भी सकते हैं, फिर दिखने लगे लोग। और इसके बाद क्या हुआ फिर आगे जा करके? अब तो इंटरनेट हो गया, उसी टाइम ऑन टाइम वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरी पूरी कहानी है। अखबार की अपेक्षा रेडियो अधिक रोचक और मनोरंजक है, हाँ है, क्योंकि सुनना सुनना हर किसी को पसंद आता है। रेडियो समाचार की संरचना भी अखबार एवं टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होती है, तो बिल्कुल ये उल्टा पिरामिड शैली वाला है। रेडियो माध्यम के दो अनिवार्य तत्व शब्द और ध्वनि है, ये दो तत्व हैं। क्या है? पहला शब्द, दूसरा ध्वनि, ये दोनों की दोनों चीजें हैं इसमें। तो आ गया समझ? आगे समझो, रेडियो माध्यम की ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है? भाई भैया ध्यान से बोलो, समझ के बोलो, है ना? कुछ भी नहीं है, बक 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 करने लग गए, ये सब बातें। रेडियो को लाइव ही सुना जा सकता है, कहीं भी कभी भी नहीं सुना जा सकता, ये तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। रेडियो सामग्री का लेखन स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि बोलने वाला है भैया कुछ कहानी सुना रहा है और सुनने वाले ने उसका कोई और मतलब निकाल लिया, तो ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी गुमराह करने वाला है, अरुचिकर हुआ, तो श्रोता रेडियो बंद कर देगा, अगर ये तो बकवास कर रहा है, ठीक है? प्रसारण सुनते समय रेडियो के पास रहना जरूरी है। प्रसारण जब सुने तो रेडियो के पास रहना पड़ेगा। जटिल शब्द या वाक्यांश आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय नहीं मिलता। मान लीजिए कि कोई शब्द जटिल शब्द, कोई कठिन शब्द अगर आ जाए, तो फिर उस टाइम क्या डिक्शनरी देखने जाएगा? नहीं, उसको वही पढ़ करके आगे बढ़ेगा, ठीक है? टेलीविजन माध्यम, अगला माध्यम टेलीविजन। आप सभी टीवी देखते हैं, वही माध्यम है। इसमें क्या होता है? इसमें देखने के साथ साथ सुनने की भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है? मतलब आप देख भी सकते हैं और आवाज को सुन भी सकते हैं। किसकी बात है? टेलीविजन माध्यम की। इस तरह से न्यूज आती है, इस तरह से हम सब लोग बैठ करके देख सकते हैं। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दृश्य और श्रव्य, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है? टीवी पर प्रसारित खबरों में लेखन के शब्द दृश्य के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया दृश्य तो है शहर का
और पीछे से निकला म्याऊ, तो मैच नहीं करेगा ना। तो इसलिए दृश्य और शब्द दोनों एक दूसरे के अनुकूल होने चाहिए, एक दूसरे के हिसाब से होना चाहिए। टीवी पर प्रसारित खबरें रोचक तरीके से प्रदर्शित करना अनिवार्य है, इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना जरूरी है, नहीं तो भैया काम नहीं चलेगा। टेलीविजन माध्यम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? भैया देख लो कौन कौन सी हैं। यह भी एक रेखी है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एक रेखी क्या है? चलो अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी उल्टा पिरामिड शैली, दो चीज हो गई, दोनों चीज अभी समझाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज के द्वारा घटना को तुरंत दिखाया जा सकता है, हाँ ये बात तो इसमें होता है, आपको पता है। शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होते हैं, ये भी ठीक है ना। नहीं तो पता चले शेर है और मियाँ है तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। एक रेखी क्या होता है समझ लेते हैं। रेखीय माध्यम का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए ये है सेंडर या फिर इसे हम कहेंगे प्रेषक, ठीक है। और ये मैसेज है, मैसेज गया यहां तक, ये है आपका रिसीवर, इसे हम कहेंगे प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो जब आप इस तरह से मान लीजिए ये मैसेज है, कोई संदेश है, वो इस तरह से भेजा जाता है और वो प्रेषक तक पहुंचता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। इतना समझ आ गया। अब ये वहां से यहां आएगा, तो अगर वो इसी तरह से आएगा, ये उसे जवाब नहीं भेज पाए, तो उसे हम कहेंगे एक रेखीय माध्यम। अब आप समझिए अखबार को, अखबार छापने वाला छाप देता है, आपके सुबह सुबह आपके घर पे आ जाता है, आप उसे पढ़ लेते हैं और आप अखबार पढ़ लेते हैं, आपको ठीक है पढ़ लेते हैं, और उसमें कुछ गलती निकलती है तो हो सकता है कि आप पत्र लिखे, लेकिन आपको ये श्योरिटी नहीं है कि वहां पे आपका पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। और वो सब लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अखबार तो सभी ने पढ़ा ना, इसलिए। तो अखबार, रेडियो का भी वैसे ही है कि वहां से जो बंदा बैठा है वो रेडियो रिकॉर्ड करके आप तक उसने अपना प्रोग्राम पहुंचा दिया, अपना प्रसारण पहुंचा दिया, लेकिन आप घर पे चाय पीते हुए उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं उसको थोड़ी ना पता है। ऐसे ही टीवी पे भी होता है। तो ये तीनों की तीनों कौन से हैं? एक रेखीय माध्यम है, इसमें कोई भी मैसेज एक रेखा में आता है, उसका मतलब उसे वापस रिप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आप यूं कह सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक ही तरह से बातचीत हो रही है। चलिए, टेलीविजन माध्यम की सीमाएं या दोष क्या है? टेलीविजन माध्यम की बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। वो सीमा क्या है कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी-कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है। मतलब कभी-कभी ऐसा सामाजिक तनाव आ जाता है और कई लोग उग्र हो जाते हैं क्योंकि सीधा प्रसारण में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं दिखा दी जाती हैं। शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते, डिक्शनरी नहीं आ सकती ना। लाइव टेलीविजन में भी यही बात है कि वहां पे भी डिक्शनरी नहीं आ सकती। एक ही कार्यक्रम बार बार नहीं देख सकते, आगे नए नए कार्यक्रम आते रहते हैं। खबर जानने के लिए टीवी के सामने रहना जरूरी है, तभी जाकर के खबर जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर में टीवी चल रहा है और आप खेत पे जाकर के अच्छा पता चल गया मुझे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। कहीं भी कभी भी प्रसारण नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए क्या, टेलीविजन लगेगा, उसके लिए आपकी एक छतरी लगेगी, फिर वहां से सेटिंग होगी सही साट, फिर सिग्नल मिलेंगे, तब कहीं जाकर आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। विद्युत कनेक्शन के बिना टीवी नहीं देख सकते, बिना लाइट की टीवी भी नहीं देख पाओगे। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, सीमाएं कहो, दोष कहो, कमियां कहो, सब एक ही बात है। और ये सारी की सारी कमियां इंटरनेट दूर कर देता है। इंटरनेट में कुछ नहीं करना, आपके पास इंटरनेट हो, आप चाहे घर पे हो, चाहे आप खेत पे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, चाहे लाइट हो कि नहीं हो। हाँ, हालांकि लाइट नहीं होगी तो ये होगा कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी, है ना। और चार्जिंग खत्म हो जाने के बाद फिर वो बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक चार्जिंग है तब तक तो चलेगा ना। इस तरह से इंटरनेट सबकी सब कमियों को दूर कर देता है, ठीक है। टीवी पर खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, आइए समझ लेते हैं, फटाफट समझेंगे, है ना। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? जब कोई भी घटना कहीं पे होती है तो फिर एंकर को पता चलता है, क्या रे रे तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले गुड्डू के घर पे जो 4 दिन से जो गुलाब जामुन है वो पॉलिथीन में रखे हुए थे, तो उन पॉलिथीन को एक स्टील के बर्तन में रख दिया गया है। अच्छा, तो ये खबर है। हाँ, तो उस खबर को दिखाएगा कैसे? वो ब्रेकिंग न्यूज। आइए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही अभी अभी राजस्थान के जैसलमेर से एक ताजा ताजा उड़ती हुई खबर आ रही है कि गुड्डू के घर गुलाब जामुनों को मिला स्टील का घर। इस तरह से बोलना पड़ेगा ना उन्हें। तो ये एक तरह से खबर हो गई, कौन सी? ब्रेकिंग न्यूज। क्योंकि उसमें केवल फोन पे पता चलता है, अच्छा ऐसा हो गया, आकर के बोल देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। अब वो हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं कि उन्हें कुछ बात नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है, तो फिर क्या हो गया, उसी शब्दों को बार बार भुनाते रहते हैं ड्राई एंकर कि अरे हाँ वहां पे ऐसा हो गया, अरे राजस्थान के जैसलमेर में गुलाब जामुनों को स्टील का घर मिल गया, स्टील का घर मिल गया, स्टील का घर मिल गया। ठीक, ये सब बातें होती रहेंगी। अब क्या हो गया,
फोन इन पे ये है कि अब कोई एंकर करेगा, गुड्डू को फोन लगाएगा, अच्छा गुड्डू क्या सच में तेरे घर में गुलाब जामुन 4 दिन से पड़े थे क्या, तो क्या खराब नहीं हुए, क्या उन्हें अभी भी स्टील के बर्तन में रखना चाहिए कि फेंक दे, ये सब बातें पूछेगा और फिर वो सब बातें सुनाएगा लाइव, है ना, कि देखो फोन पर हमारे यहाँ जुड़ गए हैं और इस तरह से हमारी बात हो रही है गुड्डू से डायरेक्ट, और उसके गुलाब जामुनों को मिला स्टील का घर, ये ठीक है। अब क्या हो गया, एंकर विजुअल। एंकर विजुअल मतलब क्या, कि कोई वीडियो बन गया भैया, कोई वीडियो मिल गया, ठीक है, कोई वीडियो मिल गया वहीं का, गुलाब जामुन ऐसे स्टील में रखे हुए हैं किसी बर्तन में, और वीडियो बना करके भेज दिया किसी ने, तो ये बार बार उन्हीं वीडियो को बार बार दिखाया करेंगे, ये हो गया आपका एंकर विजुअल। अब एंकर बाइट, एंकर बाइट क्या है, एंकर बाइट ये है कि एक योद्धा गया, एक पत्रकार गया उनके घर पे, उनके घर जाकर के गुड्डू के घर उसने खटखटाया दरवाजा, गुड्डू ने दरवाजा खोला और गुड्डू से पूछा, अच्छा तो गुलाब जामुन ऐसे ही रख दिए, मजा नहीं आया क्या रखने में, 4 दिन क्यों रखे थे, पहले नहीं रख सकते थे क्या, ऐसे करके कुछ भी पूछा होगा। तो अब गुड्डू ने जो भी बात कही उसको उसने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो, कि उसे कैसा लगा, ये सब बातें, है ना, वीडियो यहाँ भी है, वीडियो वहां भी है, पर यहाँ है कि अच्छा आपने देखा तो आपने कैसे क्या किया, ये सब कैसे हुआ, ये सब बातें है ना, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एंकर बाइट हो गई, ठीक। फिर हो गया लाइव। लाइव तो आप समझते हैं, है ना, कि अच्छा देखो आपने नहीं देखा ना, अभी हम 2 दिन बाद फिर गुलाब जामुनों को स्टील के बर्तनों में रखेंगे, तो आप उस दिन लाइव प्रसारण कर देना, बोले ठीक है। तो फिर उस दिन क्या हो गया, लाइव प्रसारण हो गया भैया, और लाइव प्रसारण के द्वारा पूरे राजस्थान के दर्शकों को बताया गया कि किस तरह से गुलाब जामुनों को स्टील के बर्तन में रखा जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। एंकर पैकेज क्या है, अब ये सब घटना हो गई, बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, है ना, अब सबसे कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी गई और पूरा एक प्रोग्राम बना दिया कि इतने तारीख को इतने समय की बात है, गुड्डू घर पे अकेला था और गुड्डू ने देखा कि 4 दिन से गुलाब जामुन पड़े हैं पर खवा नहीं रहे हैं, तो फिर इनको क्या किया जाए, बिगड़ जाएंगे तो स्टील के बर्तन में रख देते हैं, ये बात अलग है, बिगड़ेंगे तो वहां भी, पर ठीक है। तो इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी जो बातचीत होगी ना उसको हम कहेंगे एंकर पैकेज। तो यहाँ क्या हो गया, लंबी चौड़ी बातचीत होगी, ठीक है। ये सब आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूं, इस घटना का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये आप समझ लेना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। आज की जो वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता है इसके बारे में लिख देना है। क्या होता है, इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जब हम किसी न्यूज या लेखन सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका आदान प्रदान करते हैं, तो इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। क्या हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ, एक ही बात है, कोई भी खबर हो अगर इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है ना तो इंटरनेट पत्रकारिता है, यही समझ लेना। ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है। अब ऑनलाइन में आप कहीं भी कुछ भी पढ़े, व्हाट्सएप पे पढ़े भले ही या किसी वेबसाइट पे पढ़े, कुल मिलाकर के ये है कि ये पूरा की पूरा आपका क्या हो गया, इंटरनेट पत्रकारिता हो गई, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य इंटरनेट पत्रकारिता के क्या है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हो भैया, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, 2022 और 23 में आया था, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। कौन सी, भारत की पहली, एक बात समझना, ठीक है, रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, ठीक है, इतना समझे। भारत में इंटरनेट के माध्यम से विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय ये कोई दूसरा है, तहलका.com, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तहलका.com, है ना, वैसे तो ये भी अंग्रेजी में आता पर मैंने हिंदी में लिख दिया, तहलका.com। .com का मतलब ये है, ठीक है, ऐसे डॉट आएगा तो डॉट, कॉम आएगा तो कॉम, ठीक। और हिंदी में किसका जाता है, हिंदी में जाता है वेब दुनिया, इतना समझ लेना, ठीक है। इंटरनेट की विशेषताएं क्या है, इंटरनेट की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा माध्यम है, आप कभी भी भेज सकते हैं। समाचारों का संप्रेषण, संकलन और सत्यापन पुष्टिकरण आसान हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर समाचार भेजना, समाचार लिखना, समाचार को पढ़ना भी आसान हो गया, सारी चीजें आसान हो गई है। रिसर्च एवं शोध का कार्य इंटरनेट ने आसान कर दिया है, इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च आसान हो पाती है क्योंकि आज पूरी दुनिया एक जगह आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठ करके आप सभी बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है, नहीं तो कहाँ ऐसा संभव होता, किसके माध्यम संभव हुआ, इंटरनेट के माध्यम से।
इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक साथ जुड़ गया है। इंटरनेट पत्रकारिता में अखबार, रेडियो, टीवी तीनों माध्यम शामिल हैं। ये तीनों शामिल है। क्यों, कैसे शामिल है? क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से अखबार पढ़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सुन सकते हैं। और टीवी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट ने सभी को एक ऑक्यूपाई कर लिया, सभी को एक साथ ला दिया है। ठीक है, पाठक या श्रोता अपनी सुविधानुसार खबर का माध्यम चयन कर सकता है। इंटरनेट की सीमाएं, यहाँ पे इंटरनेट की भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं? इंटरनेट की ने आदत ने मानव को प्रकृति से अलग कर दिया है। अब आदमी क्या करता है, दिन भर घर पे बैठ के, खेत पे बैठ के, काम करते हुए, कुछ भी करते हुए मोबाइल 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 करता रहता है, तो इसलिए प्रकृति से अलग हो चुका है। ठीक, इंटरनेट तक पहुंच बहुत आसान होने से इसका दुरुपयोग भी हो गया है। कई लोग इंटरनेट का फायदा उठाकर बहुत सारे स्कैम करते हैं और बहुत सारे ठगी करते हैं, कई लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइम भी हो गए हैं जिन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं, तो वो इंटरनेट के दुरुपयोग से हो रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध को, यही साइबर अपराध की बात मैं कर रहा था, मानव की निजी पहचान खतरे में आ गई है। अपनी खुद की प्राइवेसी क्या है भैया, कौन कहाँ क्या है, आज हर किसी को पता चल जा रहा है। ठीक है, खबरों की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है। ये नहीं पता कि आप जो खबर पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, है ना। अखबार में, या फिर अखबार में तो खैर हालांकि बिल्कुल सही खबर आती है, मैं अखबार की बात नहीं कर रहा, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे किसी के मन में कुछ आया, उसने कुछ भी उल जलूल लिख करके भेज दिया और हम उसे फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड मारे जा रहे हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि भैया ये सही लिखा भी है कि गलत लिखा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। फेक खबरें आसानी से फैलाई जा सकती हैं। ये सब इंटरनेट के दुरुपयोग भी है। पत्रकारी लेखन क्या होता है? पत्रकारी लेखन वही आपका जो अखबार में लिखा जाता है उसे पत्रकारी लेखन आमतौर पर कह देते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारी लेखन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पत्रकार 3 तरह के होते हैं। कौन से? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र। इतना समझ में आ गया है? यह प्रश्न आया हुआ है पत्रकारी लेखन पर टिप्पणी, वही मैं समझा चुका हूं। 2022 का प्रश्न है, आप समझ लेंगे। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पूर्णकालिक, पूर्णकालिक मतलब ये है कि फुल सैलरीड एम्प्लॉय, ऐसे पत्रकार जो पूरे के पूरे दिन काम कर रहे हैं और महीने के आखिरी में तनख्वाह लेते हैं, उन्हें हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, ठीक है, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होगा तो उसे और क्या हो गया, प्रतिमाह निश्चित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम, स्टूडेंट है पर कुछ कुछ लिख देता है तो खबरें छप जाती हैं, इस तरह की बात है। ठीक है, और जो लिखता है उसके बदले फीस मिल जाती है। यह किस समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय फीस पर काम करने वाला पत्रकार है। ठीक है, मतलब अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए, तो मतलब ऐसे दिन के 4 घंटे आएगा, पूरे टाइम नहीं बैठेगा, इस तरह से। फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार किसी का नहीं है ना। ये क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, भाई मैं पत्रकार हूँ, ठीक है ना, दुनिया हिला दूंगा। अरे दुनिया पहले आराम से, किस पेपर की, कौन सा अखबार से हो? किसी अखबार से नहीं हो, तो फिर क्या करते हो? मैं खबर लिखता हूँ, जिसको अच्छी लगती है वो छाप देते हैं, मुझे पैसे दे देते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार है। ठीक है, चलिए, पत्रकारी लेखन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? अब पत्रकारों के प्रकार आपने जान ली, 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। ठीक, अब पत्रकारी लेखन के भी प्रकार हैं कि पत्रकारी लेखन जो होता है ये कई तरह से होता है। कौन कौन सा होता है बता देते हैं। समाचार लेखन, सीधी सीधी कोई खबर लिखी जाएगी, समाचार लेखन कहलाएगा, और वही समाचार लेखन है ना। कि मान लीजिए कि वो गुलाब जामुन वाली बात, ठीक है, तो वहां पे इस तरह से हुआ, वो हो गया आपका समाचार लेखन। फीचर लेखन, फीचर लेखन एक मतलब एक अपना आत्मपरक लेखन है। ठीक है, उसमें लेखक अपने विचार लिखता है, उसे फीचर के रूप में अखबार वाले छापते हैं। ठीक, विशेष रिपोर्ट लेखन में यह है कि किसी भी घटना का विश्लेषण, घटना का विश्लेषण। अब घटना हो सकता है, ठीक है, घटना हो सकता है, घटना हो सकता है, विचार हो सकता है, ठीक है, और कोई बात हो सकती है, मुद्दा हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो इन सब का एक गहराई से विश्लेषण अगर होगा तो उसे हम कहेंगे विशेष रिपोर्ट। यहां मैं आपको सचेत कर दूं, विशेष रिपोर्ट और विशेष लेखन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये विशेष रिपोर्ट है जिसमें क्या होता है, विशेष की विश्लेषण होगा। किसी भी घटना, कोई बात होगी तो उसका तर्क देखा जाएगा, उसका विश्लेषण करेंगे, कब क्या हुआ, ये सब बातें
मंथन मनन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये हो गया आपका विशेष रिपोर्ट। विशेष लेखन अभी समझेंगे थोड़ी देर से। संपादकीय लेखन क्या होता है? संपादक जो लिखते हैं, जो लेखन संपादक लिखते हैं वो संपादकीय लेखन कहलाता है। ठीक है, इसे एडिटोरियल भी कह देते हैं, इसे अखबार की आवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अखबार की आवाज। क्यों कहते हैं अखबार की आवाज? क्योंकि भैया जब अखबार जो छाप रहा है अगर वही अपने विचार लिखेगा तो अखबार की आवाज ही तो कहेंगे उसे। ठीक है, स्तंभ लेख क्या होता है? जब कोई लेखक या कोई कवि या कोई विचारक बहुत फेमस होता है तो फिर उसके नाम से उसे एक स्तंभ अखबार वाले कहते हैं कि हमारे अखबार में आप एक स्तंभ लिख दीजिए। फिर वह क्या करता है कि डेली अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने विचार लिखते रहता है और अखबार वाले छापते रहते हैं, तो स्तंभ लेख होते हैं। तो इसमें क्या है भैया? विशेष लेखक द्वारा, विशेष लेखक जो लिखता है वो हो गया आपका स्तंभ लेख। ठीक है, ये पत्रकार नहीं लिखते हैं, ये लेखक लिखते हैं। लेख, टिप्पणियां ये भी सब लिखी जाती है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी लिखा जाता है। ठीक, समाचार लेखन क्या होता है? आमतौर पर अखबारों से समाचार पूर्णकालिक पत्रकार या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। ये जो लिखते हैं उन्हें हम कहेंगे, आमतौर पर होता है कि जो खबर है वो कौन लिखता है? तो पूर्णकालिक यानी फुल टाइम, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम। ठीक है, फ्रीलांसर पत्रकार ऐसे सामान्यतः नहीं लिखता है, लेकिन फ्रीलांसर अलग अलग जगह पर अपना काम करके अपना रोजी गुजारी चला लेता है। ठीक है, समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली फिर रह गई, अभी इसको समझाऊंगा मैं, है ना। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? यह समाचार लेखन सबसे लोकप्रिय, उपयोगी, बुनियादी शैली है ना। इतना समझ में आ गया आपको? इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि सबसे पहले होती है। आ तो गया है, अभी इसको बढ़िया चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है आइए समझते हैं। समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। कैसे भैया? क्या होता है इसमें? सबसे पहली घटना या विषय से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। कैसे? अब मान लीजिए आप लोग टॉप करेंगे तो अखबार वाले क्या न्यूज छापेंगे? कि अभियान से पढ़कर इतने बच्चों ने इतने नंबरों से पास हो गए। ठीक है, अब बाकी की बातें बाद में होती है ना। एक सामान्य तरीके से बताऊं मैं कि मान लीजिए कि किसी ट्रेन में एक बहुत बड़ा चूहा मिला है। ठीक है, तो इसको आप कैसे, मान लीजिए कि कोई खबर अगर छपेगी तो उल्टा पिरामिड शैली में कैसे छपेगी? ऐसे छपेगी कि ट्रेन में मिला बहुत बड़ा चूहा और लोग डरे सहमे, इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद में पूरा लिखेगा कि ये ट्रेन यहाँ से वहां जा रही थी, वहां से फिर इस तरह से आ रही थी, और ट्रेन में सामान में इस तरह से एक पैसेंजर अपने सामान में एक छोटा सा चूहा भर कर भी लेके आ गया था, और फिर वो चूहा उसका बैग बैग को काट करके बाहर निकल गया और फिर वो इधर उधर दौड़ता रहा। ये सब बातें बाद में। सबसे पहले पहली खबर क्या? ट्रेन में मिला बहुत बड़ा चूहा। यही शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। ये क्या होता है? शैली मतलब क्या? तरीका है भैया, अपनी न्यूज बताने का तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पहले नहीं बताओगे पहली लाइन में तो आपकी न्यूज कौन पढ़ेगा? इसलिए सबसे पहले ये सब बातें बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रमशः कम महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। इस प्रकार अंत में कम जरूरी विवरण आते हैं, यानी कि जो विवरण है वो सब आखिरी में रहते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाचार का मुख्य भाग यानी क्लाइमेक्स आरंभ में होता है। जैसा आपने सुना होगा ना, कुछ भी हो जाता है तो किस तरह से खबर छपती है कि दिल्ली में मचा तहलका, है ना, और एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने नंबर पे आया, तो ये सब बातें पहले लिखी जाती। ठीक है, चलिए आरंभ में हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली को उल्टा कर दिया गया, ऐसा लग रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि इसमें मुख्य निष्कर्ष समापन मुखड़ा सबसे पहले, फिर बॉडी, फिर निष्कर्ष होता है। यह शैली समाचार लेखन की सबसे उपयोगी, सबसे लोकप्रिय शैली मानी जाती है। इसका चित्र क्या है उल्टा पिरामिड शैली का? ये रहा। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात, समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या आशय है? लिखिए। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज परिभाषा है कम शब्दों में सिर्फ सूचना देने के लिए बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है इस पूरे लेखन में, वो है आपके ये ककार वाला प्रश्न। 2025 में आया हुआ है, इस बार रिपीट भी हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होने के साथ बहुत आसान भी है। क्या है? कौन से ककार होते हैं? समाचार लिखते समय जिन 6 ककारों को लिखा जाता है वो ये है: क्या, कब, कहां, क्यों, कौन, कैसे। एक एच है, एच मतलब क्या? हाउ है बस। फिर क्या है ये? व्हाट, व्हेन, व्हाई, कहां मतलब वेयर,
वाई और हु। इस तरह से 5 डब्ल्यू और 1 एच है। इतना समझ लेना, 5 सवाल है ये, कोई भी पूछेगा, आप कहीं भी कुछ भी हो जाए आपको, ये 6 सवाल आप अपने आप से पूछना, पूरी पूरी घटना आपको पता चल जाएगी। ठीक। संपादकीय लेख क्या होता है? वही भैया जो संपादक लिखता है संपादकीय लेख कहलाता है। इसे अखबार की अपनी आवाज कहते हैं। ठीक है। और संपादक लिखेगा या फिर संपादक मंडल इसे लिखेगा। ठीक है। संपादकीय लेखन के दायित्व किस पर निर्भर करता है? ठीक है। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर करेगा? तो अखबार के संपादक पर करेगा, या सहायक संपादक, या फिर संपादक मंडल हो सकता है, तो उन पर करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 2024 का प्रश्न है। आगे देखते हैं, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? अब स्टिंग ऑपरेशन भी कुछ होता है। स्टिंग ऑपरेशन मतलब क्या कि कहीं पर जाकर के खोजी परख पत्रकारिता करना। ठीक है, तो बताओ, खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, या एडवोकेसी, या वैकल्पिक? तो मैंने बता ही दिया है, खोजी पत्रकारिता का वो है। ठीक है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम ही होगा, दूसरा कैसे हो सकता है? सबसे पुराना मुद्रित माध्यम ही है। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। छपे हुए शब्दों में कौन सा गुण होता है? पूर्णता, असुरक्षा, स्थायित्व, या बाध्यता। देखो, असुरक्षा का सवाल तो उठता नहीं है, क्योंकि लिख गया है एक बार तो सुरक्षित है। ठीक है। स्फूर्तता तो कैसा कि नहीं, शब्द नाच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। स्थायित्व रहेगा उसमें, क्यों, वो हमेशा रहेगा, अंत तक रहेगा, इसलिए इसमें स्थायित्व रहता है। ठीक है, ये स्थायित्व आपका है। रेडियो पत्रकारिता को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का, अपनी शुरुआत का? भैया, रेडियो माध्यम, तो रेडियो माध्यम को लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। तो किसका ध्यान रखेगा? श्रोताओं का। ठीक है। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी क्या होती है भैया, आपको बता देना है कि जहां बहुत सारे शब्द हो वो आपका शब्दकोश है। शब्दकोश उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अक्षर क्रम, वर्ण क्रम से शब्द और उनके अर्थ दिए गए होते हैं, यही आपका शब्दकोश होता है। बाकी की चीजें आप पढ़ लेना। ठीक। अब आ जाता है आपका विशेष लेखन। विशेष लेखन क्या चीज है, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ एक बात मैं आपको नोटिस बता दूं कि विशेष लेखन और विशेष रिपोर्ट दोनों अलग अलग है। विशेष रिपोर्ट में ढूंढ करके, तर्क के साथ, तथ्य के साथ, कोई कोई भी विषय हो उसका ढूंढ करके बात अगर लिखी जाएगी तो यहाँ पे उसे हम कहेंगे विशेष रिपोर्ट। लेकिन विशेष लेखन में क्या होगा? विशेष लेखन में तो भैया विषय ही नया है। मान लीजिए कोई, अगर आप किसी से पूछें कि अच्छा आप कौन से पत्रकार है, बोले मैं विशेष लेखक हूँ। अच्छा, तो आपका बीट कौन सा है? बोले मेरा बीट है खेल। अब ये बीट क्या होता है अभी हम समझेंगे। ठीक है। विशेष लेखन क्या है? सामान्य लेखन से हटकर जब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन भी कहा जाता है। बीट लेखन मतलब क्या? बीट मतलब ये कि उसका एक क्षेत्र कौन सा है। जैसे मान लीजिए कोई खेल है, कोई खेल पत्रकार है, तो उसको पूरा इंटरेस्ट उसका खेल में ही है, तो वो किस तरह की खबरें लिखेगा, कहाँ कौन से खेल में क्या हो रहा है उसे सब पता होता है। ठीक है। अब कहीं कुछ घटना हुई तो वो उसका अपने खेल पत्रकार होने के नाते वो दृष्टिकोण अपना रख देगा। तो उसका बीट कौन सा है? खेल। वो पत्रकार कौन सा है? खेल पत्रकार। वो कौन सा लेख लिखता है? विशेष लेख। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कोई राजनीति वाला है, तो उसका बीट कौन सा हो गया? राजनीति। तो वो राजनीति की सारी बातें रखेगा, उसको सारे नेताओं के नाम पता होंगे, ये नेता है, इसकी किसकी कहाँ शादी हुई, किसका कहाँ दोस्त की कौन है, ये सब बातें उसको पता होगी। और वह नेता नगरी के हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखेगा। कोई अर्थशास्त्री है तो अर्थशास्त्री के हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखेगा। तो ये सब पूरा क्या है? विशेष लेखन होता है। यह कोई भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे खेल, कृषि, विज्ञान, व्यापार, ये सब के सब विषय है। ठीक। बीट लेखन किसे कहते हैं? बीट यही आपका विषय। मीडिया जगत में समाचारों को उनकी प्रकृति के अनुसार कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे राजनीति, खेल, अपराध, मनोरंजन। तो इस जैसी जिसकी रुचि है वो उसका बीट कहलाएगा। ठीक है। जब संवाददाता के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है तो उसे बीट कहते हैं, और उसे कहते हैं कि कौन सा आपका बीट है। विशेष लेखन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। विषय की गहरी समझ होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, भाषा शैली पर अधिकार होना चाहिए, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए, विशेष लेखन के क्षेत्र, खेलों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब अगर कोई खेलों के बारे में लिख रहा है तो उसे खेल के सारे नियमों का पता चलना चाहिए, मैच कब कहाँ क्या होगा ये पता चलना चाहिए। ये सारी बातें उसे पता होंगी, खेल के नियमों के बारे में पता होगा और जीतने हारने के बारे में पता होगा, तब कहीं जाकर के वो ठीक से लिख पाएगा।
खेल लेखक को खेल के नियमों, तकनीक, बारीकियों का गहरा ज्ञान होना चाहिए, उसे खेल के इतिहास और रिकॉर्ड की जानकारी होना चाहिए, और रिपोर्ट हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखनी चाहिए। ये सब बातें को उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2024 में आया हुआ है। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होना चाहिए। तो विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होना चाहिए? शैली उल्टा पिरामिड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि है तो ये भी खबर ना, वो भी खबर है, ये भी खबर है, तो उल्टा पिरामिड होगी। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, यह विषय के अनुसार बदलती रहती है। इसकी भाषा सरल समझ आने पर भी सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। ये तो ठीक है, यहाँ शैली की बात हुई था ना, शैली। तो आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः यह उल्टा पिरामिड शैली में होना चाहिए। लिख देना, बता रहा हूं मैं, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, और कैसे लिखना? ऐसे सामान्यतः बोल के कि सामान्यतः विशेष लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, पर इसकी कोई शैली निर्धारित नहीं है। इस तरह से लिख के आना, तब कहीं जाकर के आपको जो कॉपी चेक करेगा ना, उसे लगना चाहिए कि यार बच्चा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अपना लिखना। यह विषय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। इसकी भाषा सरल समझ में आने वाली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें उस विषय से जुड़ी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग जरूरी है भैया, नहीं तो खेल लगेगा ही नहीं। जैसे तेजड़िया, मंदड़िया कारोबार में होता है ना, वैसे ही तकनीकी शब्दावली खेल वाली भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ खेल की बात तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर ठीक है। तो जो भी क्षेत्र है, जो भी विशेष है, उसकी शब्दावली का प्रयोग उसे करना पड़ेगा। सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य विषय विशेष लेखन पर भी लागू होता है? सामान्य विषय का सबसे प्रमुख नियम है सरलता और स्पष्टता है, जो विशेष लेखन पर भी लागू होता है। इसका अर्थ है कि विशेष विषय चाहे कितना भी जटिल हो, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह लेखन सरल लगे और पाठक आसानी से समझ सके। ठीक, विशेष लेखन के विभिन्न, आइए पढ़ते हैं। विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। कोई भी 4 क्षेत्र जो आपको याद हो वो लिख देना। खेल याद है, राजनीति याद है, अर्थशास्त्र याद है, लिख दो। ठीक है, कृषि याद है, कृषि लिख दो। विज्ञान प्रौद्योगिकी याद आ रहा है, ये लिख दो। व्यापार अर्थव्यवस्था आ रही है, ये लिख दो। कोई भी 4 क्षेत्र, हर क्षेत्र में विशेष लेखन होता है, इतना समझ के चलना। ठीक, पर हाँ, वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए। मनोविज्ञान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, किन किन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत अधिक पड़ती है? खेल हमेशा होते रहते हैं, कारोबार में हमेशा होते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में, सिनेमा में विशेष है ना, फिल्मों का पूरा पूरा पेज छप जाता है अब तो अखबारों में कि ये पिक्चर आई है, ये फला हीरो है, ये ढिकना हीरोइन है, और ये किस तरह से क्या कर रही है, आइए देखते हैं। तो ये सब कोई भी 2-4 विषय आपको बता देना, अगर इस तरह से पूछे कि ये विषय है, इनमें लेखन जरूरत ज्यादा पड़ती है, लेकिन वैसे तो सभी लेखनों में जरूरत पड़ती है, ये बात बता देना। तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र में उनसे जुड़ी घटना और मुद्दों को समझने के लिए विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। अब आ जाता है आपका कहानी का नाट्य रूपांतरण और रेडियो नाटक। कहानी का नाट्य रूपांतरण क्या चीज है भैया? देखिए, एक होती है आपकी कहानी, ठीक, एक हो गया आपका नाटक। अब यहाँ बात क्या हो रही है कि कहानी को नाटक में बदलना है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर कोई ए है, कोई मिस्टर ए है और कोई मिस्टर बी है, ठीक, और आप कहोगे कि ए को बी में बदलो। एक मिनट, एक और अच्छा उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे है आटा है, चावल है, ठीक, दाल है, और सब है, पानी, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी सब आइटम रहता है। अब वो सबको दे दिया, आप बोले दाल बाटी में बदलो इसको, तो फिर पता लगाना पड़ेगा ना कि दाल बाटी में और इन सब में क्या अंतर है। बाटी में आटा होता है, आटा यहाँ पे भी है, मतलब एक चीज तो मैच कर गई। ठीक, अब क्या मैच नहीं करा? मैच अगर नहीं करा तो इन सब का मेल, तो इन सबको मिला देंगे तो बाटी बन जाएगी। ठीक है, दाल को पका लेंगे, दाल बन जाएगी, फिर दाल बाटी बन जाएगी, फिर चूरमा बन जाएगा, और फिर खा लेंगे बढ़िया से। यही है खेल। ठीक है, अब ये हो गया आपकी कहानी, वो हो गया नाटक। अब कहानी से नाटक में बदलना है तो बदलेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, दोनों में क्या क्या बातें एक जैसी है ये देख लेना है, फिर दोनों में क्या बातें ऐसी ऐसी जो है जो कि एक जैसी नहीं है। जो बातें एक जैसी नहीं है उन्हें एक जैसी कर देंगे, तो फिर काम का काम हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो आप समझ लो। कहानी और नाटक में समानताएं देख लेंगे, समानताएं देखने के बाद अंतर देख लेंगे, अंतर देखने के बाद फिर अगर पूछेगा कैसे करना है,
तो बोल देंगे कि अंतरों को हटा दो तो समान हो जाएगा, क्योंकि इतनी बातें तो समान है, अंतर जो है उन्हें हटा दो, उन्हें भी समान कर दो तो आपका काम हो जाएगा। कहानी और नाटक दोनों के केंद्र में कथानक होता है, यानी कि दोनों स्टोरी वाली होती है, दोनों में कुछ एक कथानक होता है, ठीक। पात्र होते हैं, परिवेश होता है, सारी बातें होती है। कथानक का क्रमिक विकास भी होता है, संवाद होते हैं, यानी पात्र आपस में बात भी करते हैं, पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है, ठीक है, कंपटीशन दिखाया जाता है, और कथानक का चरमोत्कर्ष भी होता है। तो ये सब तो समानताएं हो गई। अंतर कौन सा है? अंतर भी है क्या? कहानी और नाटक में मुख्य अंतर रंगमंच और अभिनय का है। तो अगर रंगमंच और अभिनय का अंतर है तो कहानी को रंगमंच और अभिनय दे दो, वो नाटक बन जाएगी, ये बात है, ठीक। कहानी लेखक व पाठक को जोड़ती है, जबकि नाटक लेखक, पाठक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता, अन्य लोगों को एक साथ जोड़ता है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का संबंध है मंचन से, मंचन होगा तो नाटक होगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करेंगे? कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के प्रत्येक पात्र, घटना का रंगमंच की दृष्टि से अवलोकन करना महत्वपूर्ण पहलू है। इस अवलोकन के अंतर्गत मंच सज्जा, दृश्य योजना, प्रकाश, पात्र योजना, संवाद, ये सब पर विचार किया जाना चाहिए, तब कहीं जाकर के नाटक बनेगा और कहानी भी नाटक बनेगी, ठीक। नाटक में प्रत्येक दृश्य के अंग होते हैं। नाटक में हर एक जो दृश्य है ना, उसका अंग है कितने? 3, ठीक। 3 अंग, प्रारंभ, मध्य और अंत। नाटक में वॉइस ओवर किसे कहते हैं? वॉइस ओवर क्या होता है? अब मान लीजिए कि रामलीला चल रही है, और रामलीला चल रही है, और आपने देखा, अब जो राम को जो एक्टिंग कर रहा है, राम का जो अभिनय कर रहा है, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा, और पीछे से गाना आ रहा है और वो इस तरह से अभिनय कर रहा है, कुछ भी अपना नाच दिखा रहा है, ठीक। ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो एक्टर है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है ना, वो तो अपना अभिनय कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कुछ संगीत बज रहा है, तो ये क्या है? ये वॉइस ओवर है, ठीक है। ऐसे बात, नाटक में वॉइस ओवर वह ध्वनि होती है जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता, कोई तीसरा आदमी बोल रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस ओवर कहते हैं। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? लेखक ही लिखता है, गायब नहीं होता। पर एक बात समझो, लेखक कैसे लिखेगा? राम राम, क्या तुम पढ़ाई करते हो? राम जी पूछ रहे हैं तुमसे, तुम पढ़ाई करते हो? ऐसे करके, ठीक है। मोहन बोलेगा, नहीं जी, माखन चुराता हूं। नहीं जी, माखन चुराता हूं। मान लीजिए ऐसी बात हो रही है, ठीक। अब यहां लेखक कहाँ है? ये बात पूरी राम के नाम से हो गई, ये बात पूरी मोहन के नाम से हो गई, है ना। तो लेखक का अपना कुछ पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा ना, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है, ठीक है। इतना समझना। रेडियो नाटक क्या होता है? एक और अंतिम आपका ये टॉपिक रेडियो नाटक, इसके साथ ये वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। रेडियो पूर्णतः श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक में श्रोता तक सिर्फ ध्वनि माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर ये रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है। इसमें क्या पहुंचा रहे हैं हम? ध्वनि पहुंचा रहे हैं। तो अगर हमें कोई नाटक अगर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ध्वनियां पहुंचानी पड़ेगी। राम आया, अब हो सकता है कि वहां पे एक ही आदमी हो जो बैठा हो, जैसे कि बहुत सारे आपके कार्टून चलते हैं, डोरेमोन वगैरह, तो इसमें एक ही आर्टिस्ट अलग अलग तरह की आवाजें निकाल लेता है, ठीक है। तो भले ही वहां एक ही आर्टिस्ट बैठा हो, अलग अलग तरह के डायलॉग बोलेगा, आपको क्या लगेगा? अरे ऐसा हो रहा है, यही है। तो अलग अलग तरह की बातें उसमें होनी चाहिए। फिल्मों और रंगमंच के दृश्यों को अभिनेता का भाव, भंगिमा, प्रकाश, ये सब बातें होती है फिल्मों में, तो जिनसे पता चलता है, लेकिन रेडियो में नहीं होता। तो रेडियो नाटक में केवल एक चीज होती है, कौन सी? संवाद और ध्वनि। तो संवाद और ध्वनि को स्पेसिफिक रख करके रेडियो नाटक का प्रदर्शन किया जा सकता है, यही रेडियो नाटक है। रेडियो नाटक में दो बातें, संवाद और ध्वनि, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कहा, कोई रेडियो नाटक में कैरेक्टर है और बोले कि अरे चलो बैलगाड़ी से चलते हैं ना, और इतने में बैलगाड़ी की वो घंटी और वो गाड़ी चलने की आवाज और ये सब बातें आने लगी, आवाजें आने लगी ऐसी, तो हमें क्या लगेगा? अच्छा सही में बैलगाड़ी पे बैठ कर जा रहे हैं, है ना। फिर वो आवाजें चलती रहेंगी और फिर यहाँ पे दो कैरेक्टर बात करेंगे, तो हमें क्या लगेगा? अच्छा अच्छा सही में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। पर वो सब म्यूजिक सिस्टम है। आया समझ में? रेडियो नाटक, रेडियो नाटक में संवाद पात्रों के नाम लेकर लिखे जाते हैं। पात्रों के नाम वहां पे पता से नहीं तो पता किससे चलेगा कौन बोल रहा है, ठीक है। पात्रों की पहचान ध्वनि संवादक माध्यम से होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियो नाटक का दूसरा नाम ध्वनि नाटक भी होता है, क्योंकि उसे हम सुनते हैं, ये भी आप समझ गए।
रेडियो नाटक लिखने के लिए सबसे पहले कथानक का चुनाव होता है, सबसे पहले कथानक होता है, उसके बाद नाटक लिखा जाता है। अवधि इसकी होती है 15 से 30 मिनट, क्योंकि ज्यादा होगी तो आदमी बोर हो जाएगा, इतनी देर नहीं सुन पाएगा। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि ज्यादा पात्र होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कौन सा पात्र क्या बोल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। तो 2 या 4 पात्र रहते हैं और वो सब बातें आपस में करते हैं। रेडियो नाटक की विशेषताएं बताइए। ये देखिए, ये रेडियो यहाँ पे चल रहा है और वहां से ट्रेन की आवाज आई तो ट्रेन यहाँ पे जैसे इमेजिन करने लगा ना, घोड़ा, ये बातें कर रहे हैं, सब के सब पूरा की पूरा आवाजों का खेल है पूरा रेडियो नाटक। रेडियो नाटक की विशेषताएं निम्नलिखित है। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। नाटक के विकास में रेडियो नाटक की भूमिका बहुत ज्यादा है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य नहीं जबकि श्रव्य माध्यम है, ठीक है। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए बातचीत करके काम चलाते हैं, ठीक। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। किसके जरिए रेडियो नाटक की कहानी आगे बढ़ती है? किसके जरिए बढ़ेगी भैया? संवाद ही है, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो संवाद और ध्वनि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते, इसलिए इसकी कहानी पूरी तरह संवादों और ध्वनि प्रभावों के जरिए आगे बढ़ती है। रेडियो नाटक से कोई भी प्रश्न आ जाए, आपका जवाब केवल एक ही होगा, ध्वनि और संवाद, ठीक है। इतना अगर आप समझ लिए तो आप प्रश्न सॉल्व कर देंगे। पात्रों के बीच होने वाली बातचीत ही श्रोताओं का घटना, समय और स्थान की पूरी जानकारी देती है। कहानी आगे बढ़ने के लिए मुख्य आधार क्या है? संवाद होंगे, ध्वनि होंगी, ये सब हो सकता है, ठीक है। चलिए, रेडियो नाटक में संवाद का महत्व बताइए। क्या महत्व है? संवाद ही है भैया, उसके अलावा बहुत ज्यादा महत्व है ना, बता देना बड़ा चढ़ा के महत्व। रेडियो नाटक पूरी तरह श्रव्य माध्यम होता है। देखिए, ये लाइन तो आपको लिख के आना है, कुछ भी आ जाए। इसमें संवादों का विशेष महत्व होता है। नाटककार को पात्रों का चरित्र, उद्देश्य, वातावरण, संवादों और ध्वनि प्रभावों से ही स्पष्ट होता है, ठीक। रेडियो नाटक में मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा और चेहरे के भाव भंगिमाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? संवाद होता है, ठीक। संवादों के माध्यम से ही नाटक का देश, काल और परिवेश स्थापित किया जा सकता है। तो जो भी है संवाद है, संवाद के अलावा कुछ नहीं है। और इसी के साथ साथ अभिव्यक्ति माध्यम भी आपका संपन्न हो जाता है, और संपन्न हो जाने के साथ साथ आपके पूरे होते हैं हिंदी के 8 नंबर अभिव्यक्ति माध्यम। तो हमने कितने नंबर की हिंदी पढ़ ली है? आप हिसाब लगाते रहना। एक और वीडियो बचा है मेरी तरफ से, वो वीडियो में आप तक जल्दी ही पहुंचाऊंगा। और आप सभी को आज के इस वीडियो में यहीं पर मैं बाय बोलता हूँ, टाटा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसी तरह से लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें और ज्यादा अच्छा लगे। बीच में थोड़ी वीडियो नहीं आई थी ना, कारण मेरा गला खराब था, वो आपको लग भी गया होगा इस वीडियो में, तो चिंता करने कोई बात नहीं, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो आपकी वीडियो आप तक पहुंची रहेगी। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, मुझे अच्छे से याद है। अगली वीडियो कौन सी होगी या आप कमेंट में मुझे बताना कि एक वीडियो बची है तो वो कौन सी है, कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।